हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और आप सबको पता है कि हम लोग आर.एस. शर्मा 25 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 5 हम लोग देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 इन कंटिन्यूएशन है, अगर आप देखोगे लेक्चर नंबर 4 के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ज्योग्राफी या भूगोल हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को इम्पैक्ट करती है। आज के इस चैप्टर में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे इन्वायरमेंट और जो इकोसिस्टम है उसने इम्पैक्ट किया था हमारी इंडियन हिस्ट्री को। आज हम जानेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री में। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पॉर्टेंट चैप्टर है? अगर आप ये समझ पाए कि ज्योग्राफी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एनवायरनमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इकोसिस्टम कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ये जो ट्रायंगल है ना हिस्ट्री का, ये आप अच्छे से समझ पाओगे। और अगर एक बार ये ट्रायंगल समझ में आ गया तो आज का जो इंटरनेशनल रिलेशन की अगर मैं बात करूं या किसी भी देश की किसी इंटरनल प्रॉब्लम की मैं आपको बात करूं, स्पेशली मुद्दे जैसे माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट या ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, तो इस सभी मुद्दे आप इस त्रिभुज से, इस ट्रायंगल से आसानी से समझ सकते हो। आज भी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो तो आप ये समझ पाओगे कि कैसे ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो हिस्ट्री में कैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ज्योग्राफी की दृष्टि से देखा। आज के चैप्टर में हम लोग इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है ये, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन एंशिएंट इंडिया। तो इस चैप्टर में, जैसे पिछले चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज करके ये बताया कि सर आज की क्लास में तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं या इतिहास पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ ये शुरुआत के जो चैप्टर है ना, इसमें मल्टी डायमेंशनल चीज़ें आर एस शर्मा सर ने कवर किया है और यही इस किताब को बहुत स्पेशल बनाता है, बाकी सब किताबों से अलग बनाता है। हम इतिहास पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम लोग पैलियोलिथिक एज पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो बेसिक ज्योग्राफी, उस समय के एनवायरनमेंट की, उस समय की इकोलॉजी की समझ हम नहीं विकसित कर पाते। तो होता क्या है, हम चीजें पढ़ तो रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में क्या स्टोरी चल रहा है ये हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए आर एस शर्मा सर की इस किताब में जो सारी चीजें कवर हैं, मेरी यही कोशिश है कि ये बेसिक जो चीजें हैं ये आप तक मैं पहुंचा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशन भी आप यहाँ पे देखोगे कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। ये डेफिनेशन आपको एनवायरनमेंट के पेपर में तो मदद करेगी, लेकिन यहाँ से आप अपना जो मेंस का जो आंसर है, अगर किसी एंशिएंट हिस्ट्री पे, मैं आपको आज एक आंसर भी देख के बताऊंगा, क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ मेंस का, तो आप समझ पाओगे कि कैसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी की नॉलेज को क्लब करके हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, इससे आगे की हम लोग बातें कर रहे हैं। इस पॉलिटिकल इवेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और साथ ही साथ मैं आपको यहां पे ये भी बताऊंगा कि ह्यूमंस ह्यूमंस और उनका जो एनवायरनमेंट था, ह्यूमंस और जो उनका एनवायरनमेंट था, उसके बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रहा था और ये इंटरेक्शन कितना डायनेमिक था। आप पाओगे कि बहुत तेजी से एनवायरनमेंट में जब चेंजेस होते हैं तो ह्यूमन किस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन हिस्ट्री चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। हम लोग साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो नेचुरल सराउंडिंग्स है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है किस चीज को, सेटलमेंट्स को, माइग्रेशन को। अब माइग्रेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जैसे आप सबने कोविड के समय माइग्रेशन आप सबने देखा था। कोविड के समय जो माइग्रेशन था वो बहुत ही स्पेशल माइग्रेशन था। सर क्यों वो स्पेशल था? वो माइग्रेशन स्पेशल इसलिए था कि आस
कोविड से पहले और कोविड के बाद अगर आज भी आप देखोगे तो माइग्रेशन जनरली इस तरीके से होता है कि जो रूरल इलाके हैं उससे लोग माइग्रेट करते हैं किस तरफ, अर्बन इलाकों की तरफ। लेकिन कोविड में ये उल्टा हुआ। कोविड में क्या हुआ, अर्बन सिटी, अर्बन सेंटर्स में या मैं कहूं बड़े बड़े शहरों में जो लोग थे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया अपने होम टाउन्स में। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांसफर हो रहा था, ये माइग्रेशन हो रहा था पॉपुलेशन का, कहां से कहां, फ्रॉम अर्बन टू रूरल सेंटर्स। इसी टाइप का माइग्रेशन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी देखने को मिलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक अर्बन सोसाइटी थी, वहां से लोग किस तरफ जा रहे हैं, जनपद और महाजनपद के लोग आगे बढ़ेंगे इतिहास में। तो वो किस टाइप का माइग्रेशन था, क्यों वो स्पेशल माइग्रेशन है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी कैसे इंपैक्ट करते हैं किस चीज को, कल्चर को, किस चीज को, कल्चर को। आप पाओगे, जैसे अगर बात करें राजस्थान की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो राजस्थान के थार मरुस्थल में आप जाओगे तो आपको कोई भी जो व्यक्ति है वो काले कपड़े पहने हुए नहीं देखने को मिलेगा। जनरली जो आम वेशभूषा है वो आप पाओगे कि किस किस रंग पे आधारित है, वो हल्के रंग आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली सफेद रंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो वेशभूषा है किसका फैक्टर है, आप पाओगे कल्चर का फैक्टर है। और वो जो कलर है, किस कलर की वेशभूषा पहननी है, ये किससे इंपैक्ट हो रहा है, वहां की ज्योग्राफी से, वहां के एनवायरनमेंट से इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूं, हम लोग एक ट्रायंगल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो हमने लास्ट चैप्टर में समझा था वो तो थी ज्योग्राफी, वो तो थी ज्योग्राफी। यहाँ पे आज के चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के साथ साथ हम उस समय की इकोलॉजी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रायंगल है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी का, और ये किसके रेस्पेक्ट में हम लोग समझ रहे हैं, तो आप ये भी जानिए, ये हम समझ रहे हैं एंशियंट, एंशियंट हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब हम एंशियंट हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में हमारे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी को समझते हैं तो ये चैप्टर एक नेक्स्ट, एक अलग डायमेंशन आपके सामने लेके आता है। द रिलेवेंस ऑफ द इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट, ये चैप्टर इस बात की भी इंपॉर्टेंस आपको बताएगा कि कैसे ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन बींग्स की जो हिस्ट्री है ये अकेले नहीं पढ़ी जा सकती, इसको हम अलग तरीके से नहीं पढ़ सकते किसके अलावा, उस समय के नेचुरल वर्ल्ड को बिना समझे हुए। नेचुरल वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि भाई किस तरह से आसपास में चीजें थी। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, द थिंग्स विच सराउंड अस, जो हमारे आसपास जो चीजें देखने को मिल रही हैं वही तो आपका एनवायरनमेंट है। तो हमारे आसपास की चीजें हमें कैसे इंपैक्ट कर रही है, हमारे आसपास का नेचुरल वर्ल्ड। अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने बनाई है, मैन मेड आपको देखने को मिलेंगे आपके आसपास, लेकिन उस समय जब एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो वो कैसा वर्ल्ड था, वो नेचुरल वर्ल्ड था। और उस नेचुरल वर्ल्ड ने कैसे ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन सेटलमेंट्स को इंपैक्ट किया, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे थे किसको, सेटलमेंट्स को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था कि क्यों लोग इंडस वैली से गैंगेटिक वैली की तरफ लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू हुआ, कैसे सोसाइटी कन्वर्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जनपद और बाद में जाके महाजनपद पे, कैसे पाटलिपुत्र के इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस अप्रोच से क्या डेवलप होगा, आपका एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो जाएगी पर्सपेक्टिव टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर मॉडर्न पैरेलल्स एंड हिस्टोरिकल रूट्स। आज मॉडर्न पैरेलल्स की अगर अपन बात करें और इसको किससे कनेक्ट हम करेंगे, हमारे हिस्टोरिकल रूट से। तो जो स्टडी है किसकी, एंशिएंट एनवायरनमेंट की, किसकी, एंशिएंट एनवायरमेंटल की अगर अपन बात करें, इसको हम किस तरीके से भी समझ सकते हैं आज की मॉडर्न ग्लोबल चैलेंजेस से, किस तरीके से इसको क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे चैप्टर में। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि भाई भारत के दक्षिण में आप एक देश पाओगे जिसका नाम है मालदीव्स। याद है आपको कि इंडिया गो बैक के नारे लगे थे, इंडिया गो बैक, और चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिला था। और उसके बाद जब मालदीव्स के लोगों को समझ में आया और वहाँ के लीडर्स को समझ में आया तो मोदी जी का इस बार का आपने वेलकम देखा होगा। ठीक है,
मालदीव्स कैसी है, एक आइलैंड कंट्री है, और हमें पता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पड़ रही है। अब इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा होगा, तो आपको पता है इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन आइलैंड नेशंस पे पड़ रहा होगा। किस तरीके से पड़ रहा होगा भाई, आइलैंड आइलैंड का मतलब क्या होता है, वो जमीनी हिस्सा, लैंड का वो पार्ट जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। अगर पानी से घिरा हुआ है और पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है, सी लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा समय आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा देश क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसका मतलब एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, ये सब चीजें इंपैक्ट करेंगी वहां के लोगों को। इसी पर्सपेक्टिव में हम लोग एंशियंट एनवायरनमेंट समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ था, किस तरीके से लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया, किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया। लेकिन इसको हम किस दृष्टि से, किस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, एंशियंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार अगर एंशंट एंशंट एटीट्यूड्स हमें समझ में आ गए, तो हम लोग ओरिजिन समझ सकते हैं किसका, बहुत सारे जो आज की सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। अब सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस जैसे हिंदुइज्म में आपको देखने को मिलेगा, जो पीपल का जो पेड़ है, या बरगद का जो पेड़ है, बेनियान जो ट्री होता है, वो बहुत ही सेक्रेट है। अब वो केवल आज से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप तुलसी का जो पेड़ है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और वो काफी सेक्रेट माना जाता है। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं, इन प्रैक्टिसेस को हम क्या कहते हैं, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। और ये किससे इंपैक्ट हो रहा है, ये इंपैक्ट हो रहा है उस समय के इन्वायरमेंट से, उस समय की ज्योग्राफी से इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए। शुरुआत में मैंने बताया था आपको, हम लोग परिभाषा से शुरू करेंगे। और जो पहली परिभाषा है, यह है इकोलॉजी की परिभाषा। वैसे आप सब जानते हैं कि ज्योग्राफी मेरा मेन सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री और पॉलिटी भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो भी मेरी नॉलेज है। तो इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है, हम लोग जनरली इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है हमारा प्रीलिम्स का, स्पेशली वहां पे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैंने पूरी कोशिश की है आपको क्या समझाने की, इकोलॉजी समझाने की, ताकि आप एंशिएंट हिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस जान पाए। अब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इकोलॉजी का जो टर्म जो इकोलॉजी जो टर्म है, ये कब देखने को मिला था, सबसे पहले 1869 में आपको देखने को मिला था, 1869 में आपको देखने को मिला था। ठीक है, ये कहां पे, किस चीज पे फोकस करता है सब्जेक्ट, तो इकोलॉजी डील्स विद द intricate interaction between the living organism including plants, animals and human beings। तो इकोलॉजी का मतलब क्या है कि आप लोग या मैं किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, वो हो सकता है ह्यूमन बीइंग हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे वो हो सकता है प्लांट्स हो। भाई आप जब सांस ले रहे हो तो आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, प्लांट्स के साथ, आप एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, और आप ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो इकोलॉजी का मतलब समझ में आया। इकोलॉजी का जो कोर कंसेप्ट है, इकोलॉजी का जो कोर है, वो किस में छुपा हुआ है, एक वर्ड में छुपा हुआ है, जिसका मतलब, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको आप क्या कह रहे हो, इसको आप कह रहे हो इकोलॉजी। क्या कहा जा रहा है, इसे इकोलॉजी कहा जा रहा है। इसके अलावा ह्यूमन रोल क्या होता है हमारे इकोसिस्टम में, ह्यूमन रोल क्या होता है हमारे इकोसिस्टम में। तो हमें पता है कि एंशियंट टाइम में जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था हंटिंग और गैदरिंग का काम। जब वो हंटिंग और गैदरिंग का काम कर रहा है, तो ये चीज किस पे इंपैक्ट करेगी, आप पाओगे ये चीज इकोलॉजी और हमारे इकोसिस्टम पे इंपैक्ट करेगी। ये चीज हमारे इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे इंपैक्ट करेगी। साथ ही साथ आप ये भी समझ रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन बींग्स इस धरती पे क्यों रह पाए, क्या चीज वो थी जिसने ह्यूमन बींग्स को सरवाइव करके रखा। तो आप पाओगे उस समय एक नेचुरल बैलेंस बना। क्या बना, एक नेचुरल बैलेंस बना। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई, देयर एग्जिस्टेंस वाज डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल बैलेंस ऑफ देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग भी एक ऐसा नेचुरल बैलेंस बना कि आपके पास एनिमल्स भी हैं, आपके पास प्लांट्स भी हैं, आपके पास वाटर रिसोर्स भी हैं। इसका मतलब अब ह्यूमन बींग्स इजीली क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, चला जाए आगे।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ इकोलॉजी हेल्प्स कंपेयर दीज टू डिफरेंट ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप अक्रॉस द हिस्ट्री। अब कौन से दो नेचर की बात की जा रही है? एक तो एंशियंट नेचर की, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट कर रहा था प्लांट और एनिमल्स के साथ, और एक मॉडर्न नेचर की, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स मेनली इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ? इंडस्ट्रीज के साथ। किसके साथ? इंडस्ट्रीज के साथ। देखो यहां लिखा हुआ है ह्यूमंस नाउ एक्टिवली मैनेज एंड प्रिजर्व अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफन इंटरवेनिंग टू करेक्ट द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ देयर ओन रिएक्शंस, ओन एक्शंस। आपको याद होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। आज जितने भी इन्वायरमेंट के जितने भी कन्वेक्शन होते हैं वो क्या बात बताने की कोशिश करते हैं कि हमें जो भी ग्रीन हाउस की अगर अपन बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस की या ऑक्सीजन की हम लोग बात करें, या किसी भी गैस की, किसी भी पॉल्यूशन लेवल की अगर अपन बात करें, तो जनरली हर कन्वेंशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि हमें जो भी चीजें हैं, जो भी उनका अमाउंट है, वो कहां तक हमें रोक के रखना है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले था वहां तक हमें लेके जाना है। इसका मतलब मनुष्य या ह्यूमन बीइंग क्या करने की कोशिश कर रहा है? जो उसने इतिहास में गलती की है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली अब भी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उस इंटरेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे इस बुक में आपको बताई जा रही है। अब डिफाइनिंग इन्वायरमेंट नेचुरल सराउंडिंग। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या? इकोलॉजी का मतलब तो हमें समझ में आ गया। इकोलॉजी का मतलब होता है इंटरेक्शन। अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि जो भी चीजें आपके चारों तरफ आपको देखने को मिल रही हैं, आपका क्या है? एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट मींस द थिंग्स विच सराउंड्स यू, द थिंग्स विच सराउंड अस। अब अगर हम सराउंडिंग की चीजें आपको देखने को मिले तो उसमें कुछ लिविंग चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी और कुछ नॉन लिविंग चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। दैट मींस योर एनवायरमेंट मे इंक्लूड लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। यस और नो? तो इसी की बात की जा रही है। द एनवायरमेंट रेफर्स टू द ऑल सराउंडिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। तो नेचुरल जो नेचर ने हमें बना के दिया है, और मैन मेड जो हमने बनाया है। दैट इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एक एक एनवायरमेंट समझ लेते हैं कि भाई नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है दिस इज द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। फिजिकल वर्ल्ड की अगर अपन बात करें तो आपने आसपास अपने सॉइल देखी होगी, आपने एयर को फील किया होगा, वाटर आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपने देखे होंगे। ये सब क्या है? आपका नेचुरल, ये सब है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। और these natural elements are not just a backdrop but they are as the fundamental building blocks of human life। तो आज भी अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई चीज बनानी है, कोई चीज डेवलप करनी है, जनरेट करनी है, तो उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? नेचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। चाहे आपको नहीं साहब रोबोट बना सकता है, तो आप, मैं पहले बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि रोबोट कैसे बना। रोबोट के लिए बहुत सारे ऐसे मटेरियल आपने यूज लिए होंगे जो कहां से मिले? डायरेक्टली आपको नेचर से मिले हैं। तो बिना नेचुरल चीजों से हम लोग आज भी मेन मेड चीजें जो भी बना रहे हैं वो बिना नेचुरल चीजों से हम लोग नहीं बना सकते हैं। The presence or absence of these elements directly determined where ancient societies could settle and thrive। तो जहां जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल एनवायरनमेंट हेल्थी है, वहां वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी? एंशिएंट सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना, नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सॉइल, एयर, वाटर और नेचुरल फ्लोरा एंड फौना की जो हम बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की जो हम बात करते हैं, वो है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। और जहां जहां पे नेचुरल एनवायरनमेंट हेल्दी है, वहां वहां हम पाएंगे कि एंशिएंट जो सोसाइटी है, वो आपको एंशिएंट जो सेटलमेंट्स है वो वहां पे डेवलप और थ्राइव होते हुए आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? नाम से पता लग रहा है एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हमने खुद ने बनाया है। दिस इज अ ह्यूमन फुटप्रिंट ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। अब ह्यूमन फुटप्रिंट की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन फुटप्रिंट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बट यहाँ पे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो जैसे मैं और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं? तो आप कहोगे साहब इंटरनेट के थ्रू हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट किसने बनाया? इंटरनेट मैन मेड रिसोर्स है। और ये मैन मेड रिसोर्स बना किस पे? नेचुरल रिसोर्स पे बना है, नेचुरल एनवायरनमेंट पे बना है। तो आपको यहाँ पे ह्यूमन फुटप्रिंट देखने को मिल रहा है किस पे? नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर अपन बात करें। इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर लाइक ड्वेलिंग, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स। ये सब किसने बनाए? हमने बनाए। भाई आपने जमीन पे सड़क बना दी, किसने बनाया? हमने बनाया। तो ये ह्यूमन फुटप्रिंट है किस पे? नेचुरल एनवायरनमेंट पे।
This man-made environment also encompasses the complex socio-economic, cultural and political conditions that define a society. तो आज की कंडीशंस की अगर अपन बात करें, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल कंडीशंस, ये किस पे डिपेंड कर रही है? आपका मैन मेड जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। इसका मतलब जो इन्वायरमेंट है वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी इंपैक्ट कर रहा है, जो मेन मेड इन्वायरमेंट है वो आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी इंपैक्ट कर रहा है, साथ ही साथ जो मेन मेड इन्वायरमेंट है वो आपके कल्चर को भी इंपैक्ट कर रहा है। भाई यूएसए का जो कल्चर है वो आपको इंडिया के कल्चर से अलग देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे का जो एनवायरनमेंट है, मेन मेड एनवायरनमेंट है, वो काफी अलग है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये बात करी हमने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की। नाउ रिफ्लेक्टिंग एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ज्योग्राफी एज वेल एज फॉर द हिस्ट्री। ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म देखने को मिलेगा। अब इस एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को तोड़ के अगर देखोगे तो दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंट और डिटर्मिनिज्म। क्या क्या देखने को मिल रहा है? एनवायरमेंट और डिटर्मिनिज्म। तो यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं यार ये डिटरमिनिज्म का मतलब क्या होता है। तो जो चीज पहले से डिटरमाइन की जा सकती है वो क्या है? डिटरमाइन है। तो इसमें आप पढ़ोगे, दिस इज द बिलीव दैट द एनवायरमेंट अलोन डिक्टेट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका मतलब जब भी हम एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म हमको ये बात बताएगा कि जो एनवायरमेंट है, जो एनवायरमेंट है, इट इज मोर पावरफुल देन ह्यूमन बींग्स। तो हम लोगों को डिक्टेट कौन कर रहा है? एनवायरमेंट डिक्टेट कर रहा है। क्या ये बात सही है? तो आप अभी हमने याद करो लास्ट क्लास में देखा था कि जितने भी सेटलमेंट्स हैं, जितने भी सेटलमेंट्स आप देखोगे एंशियंट हिस्ट्री में, वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? वो आपको नियर रिवर वैलीज आपको देखने को मिलेंगे। यस और नो? इस चैप्टर में भी क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सेटलमेंट्स हैं ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? जहां पे हेल्दी नेचुरल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिले। क्या देखने को मिले? नेचुरल एनवायरनमेंट। और नेचुरल एनवायरनमेंट में अभी हमने देखा कौन कौन सी चीजें क्लब होती हैं। आप यहाँ पे देखोगे सॉइल के बारे में, आप यहाँ पे देखोगे एयर के बारे में, आप यहाँ पे देखोगे वाटर के बारे में, आप यहाँ पे देखोगे फौना, फौना आप यहाँ पे जानोगे किसके बारे में? फ्लोरा के बारे में। तो ये सब चीजें कौन डिटरमाइन करेगा? तो ये सब चीजें वहां का एनवायरनमेंट डिटरमाइन कर रहा है। तो एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म का सीधा सीधा मतलब है कि कौन ज्यादा पावरफुल है? एनवायरनमेंट ज्यादा पावरफुल है। किसके कंपैरिजन में? ह्यूमन के कंपैरिजन में। याद करो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक बात करी थी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। और मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया में अगर आप पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे तो जहां जहां पे आपको रिवर जैसे गंगा देखने को मिलेगी, या मैं बात करूं इंडस रिवर जहां जहां से फ्लो करती है, या मैं कहूं ब्रह्मपुत्र रिवर जहां जहां से फ्लो कर रही है, तो इनके आसपास आपको पॉपुलेशन डेंसिटी क्या मिलेगी? ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल रही है। इसका मतलब एनवायरमेंट plays an very important role in the human history as well as in the human settlement. Yes or no? तो यही बात करेंगे हम कहाँ पे? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या बात करने की कोशिश कर रहा है? दिस इज द बिलीव दैट द environment alone dictate all human activities and leaving no room for human agency। तो सब चीजें कौन डिटरमाइन कर रहा है? एनवायरमेंट डिटरमाइन कर रहा है। एनवायरमेंट ही आपको बताएगा आपको कहाँ रहना है, एनवायरमेंट आपको बताएगा आपको कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, एनवायरमेंट आपको ये बताएगा आपको खाना क्या है, ये एनवायरमेंट आपको ये बताएगा आपको पहनना क्या है, एनवायरमेंट ये बताएगा आपका कल्चर कैसा होगा। ये सब चीजें कौन इंपैक्ट कर रहा है? एनवायरमेंट इंपैक्ट कर रहा है। The provided text the provided text refuses this, arguing that while the natural environment has a direct and significant bearing on the human effort, human action also has substantial and transformative effect on their surrounding। अब ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है। किसकी? अब आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, एनवायरमेंट ज्यादा पावरफुल है या ह्यूमन बीइंग ज्यादा पावरफुल है। अगर एनवायरमेंट ज्यादा पावरफुल होता तो आज केवल पॉपुलेशन कहां पे मिलती है? आपको रिवर्स के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन आप पाओगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन कहां पे मिलेगी? थार में देखने को मिलेगी।
हम लोगों ने जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है वहां पे हम लोग क्या लेके आ गए, आप कहोगे साहब इंदिरा गांधी कैनाल वहां पे पहुंच गई है और वहां पे एग्रीकल्चर थ्राइव कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर थ्राइव वहां पे हो रहा है। इसका मतलब ये ह्यूमन कैपेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कि वो अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्या करे, चेंज कर ले और किसके अनुकूल बना ले, खुद के अनुकूल बना ले। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी कि लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन से शिफ्ट होना शुरू हुए किसकी तरफ? गैंगेटिक वैली की तरफ। किस तरफ शिफ्ट हुए लोग? गैंगेटिक वैली की तरफ। इनिशियली जो पॉपुलेशन थी कहां पर थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ही थी। और क्यों वो इनिशियली शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे गैंगेटिक वैली की तरफ? तो आप पाओगे कि ये जो गैंगेटिक वैली वाला इलाका है यहाँ पे कैसे क्या था, बहुत डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे थे और बड़े बड़े पेड़ थे। और उसको जो चालकोलिथिक कल्चर था, चालकोलिथिक कल्चर में केवल हमारे पास क्या प्रेजेंट था? कॉपर प्रेजेंट था। और कॉपर की जो एक्स थी, कॉपर की जो कुल्हाड़ी थी, वो इन पेड़ों को नहीं काट सकती थी। लेकिन ह्यूमन ने अपनी कैपेबिलिटी से किसकी डिस्कवरी की? तो आप देखोगे कि डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी होती है और ये डिस्कवरी थी आयरन की। एक बार आयरन की डिस्कवरी हो गई तो अब आयरन की कुल्हाड़ी बना लोगे, एक्स बना लोगे। और इस आयरन एक्स से हमने क्या किया? इन फॉरेस्ट को कट डाउन करना शुरू किया। जैसे ही फॉरेस्ट कट डाउन हुए तो पॉपुलेशन शिफ्ट होना शुरू हो गई कहां पे? गैंगेटिक वैली की तरफ। तो आप देख पा रहे हो कि सिर्फ एनवायरमेंट एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन एनवायरमेंट डिक्टेट नहीं कर रहा किसको? ह्यूमन बींग्स को। ह्यूमन बींग्स जहां चाह रहे हैं वो काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पे बात की जा रही है। This perspective is vital for the balanced historical analysis. It highlights that the history is a dynamic process. तो ये कहा जा सकता है कि यार इनिशियल डेज की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? इनिशियल डेज की अगर अपन बात करें, इनिशियल डेज की अगर अपन बात करें तो यस, एनवायरमेंट पावरफुल था किसके कंपैरिजन में? ह्यूमन के कंपैरिजन में। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और हम लोग आगे पहुंचे तो आप पाओगे कि ह्यूमन बींग्स बड़े ह्यूमन बींग्स पावरफुल हो गए किससे? एनवायरनमेंट से। आज आप देखो कि हम लोगों ने जितनी पावर सन में है, जितना टेम्परेचर सन का है, उतना टेम्परेचर चाइना ने अचीव कर लिया है थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इसका मतलब वो कौन अचीव कर पा रहा है? ह्यूमन बींग्स अचीव कर पा रहे हैं। तो ह्यूमन कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझ में आई कि कैसे ये डिटर्मिनिज्म भी चेंज हो रहा है। तो ये हिस्टोरिकल एनालिसिस यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि आज चीजें कैसे बदल रही हैं। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि आज भी एनवायरनमेंट क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये बात ध्यान रखना कि यस, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन सेटलमेंट्स, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द ह्यूमंस, बट इट कैन नॉट डिक्टेट ह्यूमंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलते हैं आगे। रिफ्लेक्टिंग एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब ह्यूमन इंपैक्ट की अगर अपन बात करें तो डिफॉरेस्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल चेंज। तो मैंने आपको बताया कि जब हमने पेड़ काट दिए, पेड़ काटने के बाद अब हमारे पास क्या है? प्लेन एरिया है, गंगा के आसपास एकदम प्लेन एरिया है। अब उस प्लेन एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर अपने आप नहीं होगा, उसके लिए हमें बीज डालने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ह्यूमंस ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो और डिटर्मिनिज्म भी आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि कौन ज्यादा पावरफुल है। This transformation led directly to the creation of large settled communities. Now अब एग्रीकल्चर हो गया है। अब आपने इतनी मेहनत की है तो आप अपने खेत को छोड़ के नहीं जाओगे। अगर खेत को छोड़ के नहीं जाओगे तो परमानेंट सेटलमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑन द अदर हैंड द एनवायरमेंट ऑल्सो फॉट बैक। अब एनवायरमेंट कैसे वापस से आप देखोगे एनवायरमेंट फॉट बैक करेगा कैसे? तो बारिश, मानसून, हमने देखा था कि मानसून प्लेज अ वाइटल रोल इन द इंडियन एग्रीकल्चर। अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो आप कितने भी अच्छे बीज आपने उगा दिए, कितने भी अच्छे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, आप अच्छी खेती नहीं कर पाओगे। Changes in the climate pattern such as periods of extreme aridity और shifts in the river courses। अब नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। जैसे आज भी आप देखोगे बिहार में बाढ़ आती है कोसी नदी के कारण और
वो इलाका जहाँ पे इस साल बहुत अच्छा पानी आपको मिल रहा है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर वहां पे क्या मिले आपको, पानी ना मिले, नदी ने क्या बदल लिया, रास्ता बदल लिया। तो ये किसका रोल है, एनवायरमेंट का रोल है। डायरेक्टली लेड टू द डेजर्शन ऑफ द सम सेटलमेंट्स, क्या हो गए वहां पे, डेजर्ट बन गए। एंड द फोर्स माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन, जब पानी नहीं होगा तो आपको क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स माइग्रेशन में आपको देखने को मिल रहा है। तो दिस डायनेमिक टू वे इंटरेक्शन इज अ सेंट्रल थीम फॉर अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब आप समझ पा रहे हो कि कैसे ह्यूमन और एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर से समझने के लिए किसको, हिस्ट्री को। बिना एनवायरनमेंट के हम नहीं समझ पाएंगे कि क्यों आईवीसी से लोग शिफ्ट हो रहे हैं गंगटेक वैली की तरफ। बिना ज्योग्राफी के आप ये नहीं समझ पाओगे कि वाई पाटलिपुत्र बिकम द सेंटर ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, वाई मगध बिकम द सेंटर। ये सब चीजें समझना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ये आप सब लोग पढ़ते हो कि सेंट्रल एशिया से बहुत सारे लोग आए और इंडिया में आके बस गए। तो क्यों वो माइग्रेशन हुआ सेंट्रल एशिया से, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। मेजर ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस हैव बीन एब्सेंट सिंस 9000 BCE, देयर हैव बीन क्रूशियल रीजनल वेरिएशन, अ की एग्जांपल इज एक्सट्रीम एरिडिटी एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो जहां जहां पे एक्सट्रीम एरिडिटी होगी या फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, वहां वहां से लोग क्या करेंगे, फोर्स माइग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। दिस क्लाइमेटिक प्रेशर वाज अ मेजर ड्राइव ऑफ द हिस्टोरिकल चेंज इन द सब कॉन्टिनेंट। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की आप बात करें तो बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं, बाहर से लोग इंडिया की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उस इलाके में या तो टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है या वहां पे एक्सट्रीम एरिडिटी हो जा रही है, वहां पे मॉइस्चर खत्म हो जा रहा है। It forced many people of the South Central Asia to migrate towards the Indian subcontinent in search of more hospitable, यहाँ पे बात जिस चीज की जा रही है वो चीज इंपॉर्टेंट है, मोर हॉस्पिटेबल लेस कोल्ड एनवायरमेंट। व्हाई इंडियाज एनवायरमेंट इज नोन एज मोर हॉस्पिटेबल, बिकॉज हमने पढ़ा था इंडिया का जो क्लाइमेट है किस टाइप का क्लाइमेट है, मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसका मतलब यहाँ पे सर्दी गर्मी और बरसात आपको देखने को मिल रही है, ये सारे वेदर्स आपको इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा कि माइनस में आपको पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इक्वेटर के करीब है और सेंट्रल अगर एशिया की अगर अपन बात करें तो इक्वेटर से दूर है, टेम्परेट रीजन में है। तो इसका मतलब मानसून, अगेन मानसून विंड्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया विच इज ट्रॉपिकल इन नेचर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमारे पास ओशियंस नहीं होते, हमारे पास सी नहीं होता, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, तो भी चीजें बदल जाती। इसका मतलब इंडिया की जो लोकेशन है इट ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। और लोकेशन से किस चीज को हम डिटरमाइन कर पाते हैं, क्लाइमेट या वेदर को डिटरमाइन कर पाते हैं। और इसी से हमको एक लैंग्वेज भी देखने को मिली जिसका नाम है इंडो आर्यन लैंग्वेज एंड द ऋग वैदिक पीपल आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो हम पढ़ते हैं ना, आर्यन लोग जो बाहर से आए वो क्या था, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था। और वो लिंग्विस्टिक ग्रुप कहाँ पे आया, इंडिया में आया। इंडिया में आने के क्यों इंडिया में आया, फोर्स माइग्रेशन के थ्रू उनको आना पड़ा। वहां से उन लोगों को क्या किसी ने भगाया, नहीं, किसी ने भगाया नहीं, बल्कि मौसम की मार थी। और मौसम की मार क्या थी, बहुत एक्सट्रीम ठंडा टेम्परेचर था। उस ठंडा टेम्परेचर से बचने के लिए वो सब लोग कहाँ पे आए, इंडिया की तरफ आना उन्होंने शुरू किया। क्या सब लोग इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा भी बहुत सारे जगह गए, लेकिन काफी लोग इंडिया में आपको आते मिले। जब इंडिया में आए तो एक नई लैंग्वेज बनी जिसको हम कहते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज। और जो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जब आप वैदिक सोसाइटी आप देखने को मिलेगी, ऋग वैद जब आप पढ़ोगे तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और ये जो माइग्रेशन था ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स था टू ecological stress, making it a critical factor to understanding the early peopling ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो किस तरीके से शुरुआती लोग भारत में आ रहे हैं, ये चीज इकोलॉजिकल किसकी वजह से हो रही है, स्ट्रेस की वजह से हो रही है। द टेक्स्ट ऑल्सो नोट्स दैट द दिस क्लाइमेटिक ड्राइवन माइग्रेशन प्लेड अ रोल इन द डिस्पर्सल ऑफ द इंडो आर्यन एंड देयर सब्सिक्वेंट कल्चरल इंटरेक्शन इन इंडिया। तो अगर आर्यन लोग इंडिया में आ गए, अब आर्यन लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे इंडिया में, किस तरीके से वो गाय जो काऊ जो है उसको एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी की तरह देखेंगे, और किस तरीके से काऊ आगे जाके हमारे सोशल कल्चरल जो सोशल कल्चरल प्रैक्टिस है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट शिफ्ट है इससे आप देख पा रहे हो कि हिस्टोरिकल इवेंट, आपको एक नया हिस्टोरिकल इवेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें, अर्ली सेटलमेंट्स एंड यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब सेटलमेंट्स कहाँ पे होगा? जहाँ पे अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट है, अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज है, वहीं पे ह्यूमन सेटलमेंट हो पाएगा। तो अर्ली सेटलमेंट्स और नेचुरल रिसोर्सेज की क्या कहानी रही, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन एडवांसमेंट इन एंशिएंट टाइम वाज inextremely linked to the exploitation of the natural resources। जो शुरुआती ह्यूमन सेटलमेंट्स आप देखोगे, दे आर नॉट आर्बिटरी इन नेचर। व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी ह्यूमन सेटलमेंट्स, और मैं कहूं ईच एंड एवरी एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, वो आपको कहां देखने को मिलेगा? नियर द रिवर्स। कहां देखने को मिलेगा? दे वर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर इसेंशियल रिसोर्सेज। अब इसेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? आपके पास पानी चाहिए आपको इनिशियली, वो लिथिक एज है, लिथिक एज में आपको क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, स्टोन चाहिए आपको, और आपको फ्लोरा एंड फौना चाहिए। ये सब चीजों को अगर आप ध्यान से देखो तो कहां मिल पाएंगी? नियर द रिवर, और नियर द रिवर वैलीज आपको देखने को मिल पाएगा। Sites were chosen near lakes, rivers, in hilly plateau areas और in the wooded region। क्यों मिल पा रही है? क्योंकि सारी चीजें, कौन सी सारी चीजें भाई? आपको आपको चाहिए सबसे पहले वाटर, वाटर के बाद आपको चाहिए हंटिंग और गैदरिंग के लिए फ्लोरा, आपको चाहिए फौना, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग एज है तो आपको चाहिए स्टोन्स। इन सभी चीजें इंटरेक्ट कहां पे कर पा रही हैं? ये वाला जो इलाका है जहां पे इन सबका इंटरेक्शन हो रहा है, ये कौन सा इलाका है? ये वो इलाका है जो आपको कहां मिलेगा? नियर द रिवर, नियर द लेक्स, कुछ प्लेट्यूज में, ये सब इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा। और इस चीज, ये चीज हमें क्या बता रही है कि जितने अर्ली सेटलमेंट्स हैं, जितने भी अर्ली सेटलमेंट्स हैं, वो इन्हीं एरियाज में कंसंट्रेट मिलेंगे। तो दैट्स व्हाई वी वर सेइंग कि अर्ली सेटलमेंट्स वर नॉट आर्बिटरी इन नेचर, वर नॉट आर्बिटरी इन नेचर। समझ में आई बात कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? This was because the location provided easy access to the material needed to make stone and the bone tools। अब stone tools बनाने आप अगर रेगिस्तान में पहुंच गए तो वहां पत्थर नहीं मिलेंगे, अगर पत्थर नहीं मिलेंगे तो क्या नहीं बना पाओगे? टूल्स नहीं बना पाओगे। तो कहाँ पे रहना होगा? या तो प्लेट्यू इलाके में जहाँ पे रॉक्स हैं, या फिर नदी के आसपास आपको रहना पड़ेगा। These resources were fundamental for hunting, gathering and the initial stage of for farming। फार्मिंग के लिए भी लोगों ने शुरुआत में जो हल बनाए थे, हल जैसी जो भी चीजें बनाई थी, वो किससे बनाओगे? या तो पत्थरों से बनाओगे, या ह्यूमन और एनिमल बोन से आप बनाओगे। तो वो सब चीजें स्टार्टिंग में इसी तरीके से बन रही थी। अर्ली सेटलमेंट्स एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर अपन बात करें तो हंटिंग, हंटिंग कहाँ पे हो रही है? फार्मिंग कहाँ पे हो रही है? फार्मिंग के लिए आज भी आप देखोगे कि बेस्ट जो सॉइल है इंडिया में कहाँ मिलेगा? तो आप कहोगे एलुवियल सॉइल बेस्ट सॉइल है, और ये आपको नियर द रिवर्स मिलेगा। वहीं पे क्या हो पाएगी? फार्मिंग हो पाएगी, प्लांट्स की, सीरियल्स की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, जो टूल्स है, जो ह्यूमन बोन थी या एनिमल्स जो बोन्स थी या स्टोन्स जो थे, आज भी आप देखोगे अगर आप इंडिया के रूरल इलाके में आप जाते हो और पुराने मकान देखोगे तो उसमें आपको कौन सी छतें आपको देखने को मिलेगी? तो आप देख पाओगे कि इंस्टेड ऑफ आरसीसी वो पत्थर की जो छतें हैं वो आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब स्टोन प्लेज वेरी वाइटल रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और इन सब चीजों को भी अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आज भी अगर आप देखो कि आप गली में जा रहे हो और गली में आपको किसी जानवर ने, स्पेशली मान लेते हैं अभी स्ट्रे डॉग्स की बातें बहुत चल रही हैं, अगर किसी कुत्ते ने आप पे अटैक करने की कोशिश किया, कुत्ता आपके पीछे भागता है, तो आप सडनली आपके दिमाग में क्या आता है? सडनली आपके दिमाग में आता है कि आसपास कोई पत्थर है या नहीं है। इसका मतलब अगेन स्टोन किसके लिए भी यूज हो रहा था? हंटिंग के लिए यूज हो रहा था उस समय। उस समय स्टोन के टूल्स गैदरिंग के लिए यूज किया करते थे, ठीक है। अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज यूज की जा रही है? स्टोन यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। द चैलेंज ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स। तो गैंगेटिक प्लेन्स स्टार्टिंग में जो अर्ली सेटलर्स थे उनके लिए चैलेंज के रूप में काम था। क्यों? क्योंकि क्या थे? यहाँ पे फॉरेस्ट थे, और इस फॉरेस्ट को किस में कन्वर्ट करना है आपको? इन फॉरेस्ट को आपको कन्वर्ट करना है इन द एग्रीकल्चर, इन द एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स,
एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स। एग्रीकल्चर कब हो पाएगा? जब आपके पास प्लेन इलाके, और प्लेन इलाके कब हो पाएंगे? जब फॉरेस्ट को आप कट डाउन करोगे। तो द मेन ऑब्स्टिकल्स वर द dense thick forest and the hard alluvial soil. तो चाल्कोलिथिक जो पीपल है who used copper and stone tools were unable to effectively use this gangetic plain. इस gangetic plain को ये लोग अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाए। बट this geographical and the technological barrier explain why large permanent settlement in these fertile region come much later. तो समझ में आया कि जब आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे लोग आना शुरू होंगे, उससे पहले यहाँ पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को नहीं मिल पाएगा। ठीक है। सेटलमेंट्स फर्स्ट फ्लरिश इन द एरियाज वेयर क्लियरिंग लैंड वाज इजियर सच एज द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। तो स्पेशली अगर मैं ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जो तराई बेल्ट है ना, वहां पे इनिशियली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। This context is crucial for understanding why centers of power and population shifted from the Indus Valley to the Gangetic Basin in the later period. तो मैं आपको बता रहा था कि आईवीसी से किस तरफ लोग आपको देखने को मिलेंगे? गैंगेटिक वैली की तरफ आपको लोग आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इस इनिशियली कहाँ पे आएंगे? वो जो तराई रीजन है, फुट हिल्स वाला जो रीजन है, वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। आगे अगर अपन बात करें द एडवेंट ऑफ द आयरन एंड इट्स रिवॉल्यूशनरी इम्पैक्ट। देखो हर जो टाइम पीरियड होता है कुछ टाइम पीरियड बाद एक ऐसी चीज की डिस्कवरी होती है जो सब कुछ बदल देती है। इनिशियली वो डिस्कवरी थी आयरन की। क्या आज के टाइम पे भी ऐसी डिस्कवरी हो रही है? तो अभी आप सब लोग एक चीज से वाकिफ हो जिसका नाम हर दिन हर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, हर न्यूज में आपको देखने को मिलेगा, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये भी क्या कर रही है? चीजों को बहुत तेजी से बदल रही है। जिस तरीके से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक युग का परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, उसी तरीके से एक युग का परिवर्तन हो रहा था किस समय? जब आयरन की डिस्कवरी हो रही थी। इसीलिए आयरन की डिस्कवरी ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। The advent of iron technology was a major breakthrough that directly impacted human settlements. And with the development of the iron axe and iron plow, अब आपके पास कुल्हाड़ी है, आपके पास लोहे के हल हैं, तो लोहे की कुल्हाड़ी से आप क्या कर सकते हो? आप पेड़ों को काट सकते हो, फॉरेस्ट को कट डाउन कर सकते हो। और आयरन के जो प्लो हैं, आयरन के जो हल हैं, उनसे आप क्या कर सकते हो? जो एलुवियल सोइल है, जो बहुत हार्ड सॉइल है, उसको आप क्या कर सकते हो? आप आसानी से उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉपर इतना मजबूत नहीं था कि वो पेड़ों को काट सके या उसके हल उस हार्ड सॉइल को क्या कर सके? सॉफ्ट कर सके। दिस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन वाज अ प्रीक्विजिट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इन द रीजन। अब एग्रीकल्चर जैसे ही होना शुरू होगा, अब सेटलमेंट्स होंगे। सेटलमेंट्स अगर हो गए, एग्रीकल्चर लार्ज अमाउंट में हुआ, तो ट्रेड सेंटर्स बनेंगे, ट्रेड होना शुरू होगा। जब ट्रेड होना शुरू होगा तो एक जगह के लोग दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह के लोग तीसरी जगह पहुंचेंगे। तो आप देखोगे बीच बीच में ट्रेड सेंटर्स बनना शुरू होंगे और एक रूरल सोसाइटी फिर से किस तरफ बढ़ना शुरू होगी? एक नई अर्बन सोसाइटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। The availability of the iron mines and the development of the metallurgy become crucial for this process. अब एक ऐसा इलाका जहाँ पे आयरन बहुत अच्छा मिल रहा है, आयरन की डिस्कवरी जहाँ पे आसानी से हो पा रही है, वो इलाका अपने आप क्या हो जाएगा? प्रॉस्परस हो जाएगा। एक ऐसा किंगडम या एक ऐसा सोशल ग्रुप जिसको मेटलर्जी के बारे में पता लग गया, वो अपने आप क्या हो जाएगा? प्रॉस्परस हो जाएगा। यही तो है। अगर आज आपको बिटकॉइन माइंट करना आता है तो आप क्या हो? प्रॉस्परस हो जाओगे। आप क्या खुद से बिटकॉइन बना पाओगे? यस। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे। तो आप समझ पा रहे हो कि कैसे आप चीजों को लिंक करके यहाँ पे देख सकते हो। The food surplus become the economic basis for the larger and the non-producing population. तो आप देख रहे हो कि सरप्लस फूड हो रहा है, और सरप्लस फूड किसका बेसिस बन रहा है? इकोनॉमिक बेसिस। आपके पास गेहूं ज्यादा है, मेरे पास चावल ज्यादा है, हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज सिस्टम आ रहा है, और इस एक्सचेंज सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग? बार्टर सिस्टम हम लोग इसको कहेंगे। आर्टिशियन मर्चेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड नाउ बी सपोर्टेड बाय द एग्रेरियन इकोनॉमी। अब अगर एक्सचेंज हो रहा है तो लड़ाई होंगी, लड़ाई हो रही है तो लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो आप देखोगे कि धीमे धीमे लीडर्स इवॉल्व होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी आप देखोगे इवॉल्व होंगे। अब सरप्लस है तो हो सकता है नेक्स्ट सीजन में मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास लीजर टाइम है, मैं आराम कर सकता हूं। जब आराम करूंगा तो कुछ आर्टिस्ट बनेंगे, कुछ लोग पेंटिंग करना शुरू करेंगे, कुछ लोग राइटिंग करना शुरू करेंगे, कुछ लोग सिंगिंग करना शुरू करेंगे।
तो इस समय वो सब चीजें भी हो रही थी, और ये सब चीजें हो रही है, इसका मतलब इमरजेंस ऑफ टाउन्स हो रहा है, और ये टाउन्स धीमे धीमे क्या बनेंगे, स्टेट्स बनेंगे, और हम लोग किस तरफ पहुंचेंगे, सेकंड अर्बनाइजेशन। पहला अर्बनाइजेशन तो आईवीसी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आईवीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद ये सेकंड अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आपको यूपीएससी मेंस के आंसर लिखने में बड़ी मदद करेंगे। आयरन एंड डिफरेंट सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो आयरन की खोज के बाद जो डिफरेंट सॉइल्स हैं उनको किस तरीके से हमने यूज किया, तो एक सॉइल तो हमने देख लिया कि एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल में हमने देख पाया, तो मिड गैंगेटिक प्लेन्स में तो हार्ड एलुवियल सॉइल्स जो थी वो उसमें आयरन के जो टूल्स है बहुत इजीली काम कर पाए, और हमने यहाँ पे क्या की, खेती करी। इसके अलावा विंध्या जो जोन था, यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलेगी, विंध्यास के आसपास, तो आपको रेड सॉइल आपको देखने को मिल रही है। ऑफ दिस रीजन वाज डिफिकल्ट टू टिल विदाउट आयरन, ये भी बिना आयरन के चाल्कोलिथिक जो टूल्स है, कॉपर के जो टूल्स है, उसके उससे यहाँ पे हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे। डेक्कन और वेस्टर्न इंडिया की अगर सॉइल की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल आपको देखने को मिल रही है। अगेन ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए भी आपको क्या चाहिए, आप ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए भी आपको आयरन के आपको कठोर चीज के क्या चाहिए, हल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी सॉइल्स के लिए आपको क्या चाहिए था, आयरन चाहिए था, और चाल्कोलिथिक पीरियड में हमारे पास आयरन नहीं था। तो जैसे ही आयरन की डिस्कवरी, इसलिए आयरन की डिस्कवरी फिर से क्या है, रिवॉल्यूशनरी है, बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। उसके बाद सोसाइटी एकदम चेंज हो जाएगी, और वो चीज आप भी आप देख रहे हो कि कोविड के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सोसाइटी चेंज हो रही है। आज स्कूल के बच्चे अपने होमवर्क एआई से करवाने, चैट जीपीटी से करवाने हैं। चैट जीपीटी या गामा की अपन बात करें, मेटा की अगर अपन बात करें, ग्लॉक्स की अपन बात करें, सब क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे आप देख रहे हो ये जो ह्यूमन जॉब्स हैं इसका नेचर भी अब बदल रहा है। बहुत सारे आपने ये आर्टिकल्स पढ़े होंगे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब ले रहा है, तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि जॉब ले रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बल्कि एक नई तरह की जॉब क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे एक नई तरीके का स्कोप यहाँ पे लोगों के पास बन रहा है। ठीक है, तो वो भी एक क्या हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्रेस, इकोलॉजिकल चेंजेस। अब हमने ये तो देख लिया कि पेड़ कट रहे हैं, अब पेड़ अगर कट रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, तो इससे इकोलॉजिकल चेंजेस आप क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन प्रोग्रेस है ये किसके साथ आई, एक एनवायरमेंट कॉस्ट के साथ आई। और ये क्या थी एनवायरमेंट कॉस्ट, तो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। क्यों आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करना है, और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, इसका मतलब लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हो रहा है। जो प्राकृतिक वनस्पति है वो धीमे धीमे खत्म हो रही है। इवन इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी द दोआ फॉरेस्ट वर स्टिल एक्सटेंसिव इनफ फॉर द वाइल्ड एनिमल्स हंटिंग, शोइंग दैट द ट्रांसफॉर्मेशन वाज नॉट इमीडिएट। तो अब आप समझ पा रहे हो कि धीमे धीमे अगर नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो रहा है तो एनिमल्स खत्म होंगे, और एनिमल्स अगर धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एनिमल्स जो हैं अब उनको मत मारो। इसका मतलब नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात यहाँ पे होगी, और आप पाओगे कि हिस्ट्री में इस पॉइंट ऑफ व्यू पे धर्म अलग है, एक नए धर्म मिलेंगे आपको यहाँ पे, बुद्धिज्म मिलेगा, जैनिज्म मिलेगा। ये किस चीज की बात करेंगे आपको, ये इसी चीज को आपको तो बताने की कोशिश करेंगे कि हिंसा मत करो, पेड़ों को मत काटो, जानवरों को मत मारो। तो वो यही चीज थी, और क्यों हो रही है ये आप समझ पा रहे हो। दिस कंटिन्यूअस ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर इज फाउंडेशन थीम फॉर द ऑफ द चैप्टर फेवरेबल एनवायरमेंटल जोन्स की अगर अपन बात करें, द लोकेशन एंड द साइंस ऑफ एंशिएंट सेटलमेंट्स वर डायरेक्टली कंडीशंस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगेन यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि कैसे एनवायरमेंट एक सुपीरियर रोल प्ले कर रहा है, किसमें, ह्यूमंस पे। ह्यूमंस पे एक सुपीरियर रोल प्ले यहाँ पे करता हुआ देखने को मिल रहा है। सच एरियाज इंक्लूडेड रीजन्स विद एडिक्वेट रेनफॉल, जहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है, जहाँ पे नदियां हैं, झील हैं, फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, और मिनरल्स डिपॉजिट हैं। इसके विपरीत अगर डेजर्ट एरिया की आप बात करें तो यहाँ पे पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो यहाँ पे पॉपुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। The Gangetic Plains, after the technological barrier of the deforestation was overcome, became a highly attractive environmental zone for the large scale habitat। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सारी पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अब नियर द गंगेटिक, और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगी।
द स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर जंक्शन। रिवर जंक्शन जन नदियां आपको देखने को मिल रही हैं, रिवर जंक्शन ये अर्ली सेटलमेंट्स और टाउन्स के लिए परफेक्ट जगह थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? नदियां, नदियों में आपने अपने बोट बना ली हैं। अब उस समय गाड़ियां नहीं है, बोट से आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो सरप्लस हो गया उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट आप आसानी से कर सकते हो। अब शिफ्ट कर सकते हो इसका मतलब कॉमर्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही, उसको प्रोटेक्ट भी आपको करना पड़ेगा। तो मिलिट्री आउटकम में, मिलिट्री एंगल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कॉमर्स और मिलिट्री मूवमेंट्स आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। और जहां जहां रिवर्स आपको देखने को मिलेगी वहां कल्चरल सेंटर्स भी डेवलप होंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी भाषा लेके आएंगे, अपना अपना कल्चर लेके आएंगे, तो डाइवर्स कल्चर आप उस इलाके का आपको देखने को मिल रहा है। इसके लिए दो केस स्टडी मैंने आपको लिए यहाँ पे। एक तो शहर का नाम है पाटलिपुत्र और दूसरा है चिरांद। क्या है? चिरांद। पाटलिपुत्र आज पटना बिहार में आपको पता ही है। तो पाटलिपुत्र द फर्स्ट ग्रेट कैपिटल ऑफ इंडिया वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेटलमेंट एट अ रिवर जंक्शन। कौन सी नदी मिलती है पाटलिपुत्र पे? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है। अ, अ, सोन नदी के बारे में अगर आप जानते हैं, और सॉरी, सोन नदी, गंगा नदी, गंडक, घाघरा, ये सभी उस इलाके के आसपास आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है। दिस लोकेशन मेड पाटलिपुत्रा नेचुरल वाटर पोर्ट। वाटर पोर्ट अगेन इंपॉर्टेंट है। पोर्ट आपके पास बन गया कैसा? वाटर पोर्ट। नदियां हैं, रिवर जंक्शंस हैं, इलाका भी ऐसा है जहाँ पे आयरन आसानी से खोजा जा सकता है। इसके पास पास आयरन की डिस्कवरी हो गई है और आयरन से आप टूल्स बना सकते हो। मिलिट्री के जो आपको तलवारें जो चाहिए, आपको भाले जो चाहिए, आपको शील्ड जो चाहिए, वो सब आप आयरन से बना सकते हो। इसके बाद अगर अपन चिरांद की अगर अपन बात करें तो ये भी घाघरा और जो गंगा नदी है इसके जंक्शन पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ नियोलिथिक टूल्स मेड ऑफ एंटलर बोन्स एट चिरांद सजेस्ट दैट द एरियाज वाज फॉरेस्टेड रीजन with the deer being primary source of the subsistence। तो ये दो जगह की हमने बात करी, एक तो पाटलिपुत्र की और एक चिरांद की। पता होना चाहिए रिवर जंक्शन किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। द सरस्वती रिवर, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि गंगा आज इंपॉर्टेंट है, लेकिन गंगा से पहले इंडस और सरस्वती जो रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। एंड द हड़प्पा कल्चरल डिक्लाइन, तो क्यों ये डिक्लाइन हुआ है सरस्वती और हड़प्पा से या आईवीसी से, ये कल्चर कैसे डिक्लाइन हो रहा है? तो हमने देखा था कि अगर एरिडिटी है, एक्सट्रीम एरिडिटी है या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है, तो लोग क्या होंगे? माइग्रेट होंगे। बिल्कुल यहीं पे आपको चीज देखने को मिल रही है। द कोर्स ऑफ अ रिवर कुड बी मेजर फैक्टर इन द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि शायद उस समय इस जो सरस्वती नदी इसने अपना क्या बदल लिया? रास्ता बदल लिया। याद करो, कोर्स ऑफ रिवर चेंज हो रहा है, इसका मतलब एनवायरमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। दिख रहा है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यहाँ पे। द सरस्वती, अ की रिवर इन द हड़प्पा इकोसिस्टम, वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अराउंड 2500 BC, the Saraswati along with the Yamuna and Satluj contributed the prosperity of the हड़प्पा कल्चर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एनवायरमेंटल शिफ्ट होता है कब? करीब 1700 BC के आसपास, और सतलज यमुना चेंज देयर कोर्सेज एंड मूव ईस्टवर्ड। किस तरफ? गैंगेटिक वैली की तरफ ये शिफ्ट हो जाती है। कौन कौन सी नदी? सतलज और यमुना। विच एडवर्सली अफेक्टेड द पोस्ट अर्बन हड़प्पन सेटलमेंट्स। तो हड़प्पा के बाद जो भी अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनको नेगेटिवली इंपैक्ट कौन कर रहा है? उनको नेगेटिवली इंपैक्ट दो नदी कर रही हैं, यमुना और सतलज। किस तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट हुई? क्योंकि वो शिफ्ट हो गए किस तरफ? ईस्टवर्ड। आज भी आप देखोगे कि यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और कौन से इलाके से आपको देखने को मिलेगी? तो दिल्ली, दिल्ली में यमुना आपको देखने को मिलेगी। और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आप पाओगे कि जो प्रयागराज है उसके बाद वो गंगा में मिल जाती है। तो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर रही है। और पहले ये किस तरफ फ्लो कर रही थी? टूवर्ड्स हड़प्पा। हड़प्पा के जो पोस्ट हड़प्पन जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनको पानी प्रोवाइड करा रही थी। लेकिन पोस्ट हड़प्पन के बाद वाले जो सेटलमेंट्स आए या पोस्ट अर्बन के समय में ये शिफ्टिंग शुरू हो गई। और जब ये शिफ्टिंग होगी, पानी की कमी आएगी, इन इलाकों में जब पानी नहीं पहुंचेगा तो लोगों क्या करना पड़ेगा? फोर्स माइग्रेशन आपको करते हुए देखने को मिलेगा।
रेनफॉल एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड। अब धीमे धीमे आप देखोगे जब डिफॉरेस्टेशन हुआ, क्लाइमेट चेंज होगा उससे, और क्लाइमेट चेंज से आप पाओगे कि जो रेनफॉल का जो डिक्लाइन है वो आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पे, हड़प्पा के आसपास। द हड़प्पन कल्चर फ्लरिश्ड इन रीजन दैट नाउ एरिड एंड सेमी डेजर्ट। तो आज जहाँ पे इंडस नदी और इंडस सिविलाइजेशन जहाँ पे था पुराने टाइम पे, वहाँ पे आज का इलाका, जैसे इंडिया की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में आपको बहुत सारी साइट्स देखने को मिलती हैं, पाकिस्तान साइड के राजस्थान में, पाकिस्तान साइड के थार में आपको बहुत सारी साइट्स देखने को मिल रही है, सिंध में बहुत सारी साइट्स हैं। वो आज कैसा इलाका, एरिड और सेमी डेजर्ट इलाका है। जो साइंटिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ड्यूरिंग द थर्ड मिलेनियम बीसी दिस रीजन एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ एडिक्वेट रेनफॉल। थर्ड मिलेनियम के आसपास अच्छी ठीक ठीक सी बारिश हो रही है, लेकिन एनुअल इंड्यूएशन ऑफ द इंडस रिवर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो नदी से भी फर्टिलिटी आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा 1700 बीसी के आसपास आते आते जो बारिश है वो धीमे धीमे क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना यहाँ पे आप देखोगे। और एनवायरमेंटल चेंज अलोंग विद द अदर फैक्टर इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो नदी का रास्ता बदलना, बारिश में कमी आना, आयरन की डिस्कवरी, फर्टाइल लैंड ज़्यादा कहाँ पे होना, गंगेटिक वैली में होना, इन सब रीजन की वजह से आप देखोगे फोर्स्ड माइग्रेशन शुरू हो गया, कहाँ से, इंडस वैली से गंगेटिक वैली की तरफ। एरिडिटी एंड द एंड चाल्कोलिथिक सेटलमेंट। तो एरिडिटी हमने देखा था, एरिडिटी फोर्स माइग्रेशन करवाती है। तो आप देख पा रहे हो हर एक पॉइंट जो हमने देखा फोर्स माइग्रेशन करवा रहा है, वो सब किसके साथ हो रहा है, आईवीसी के साथ हो रहा है। 1700 बीसी के आते आते बारिश कम होना शुरू हो गई, और जैसे 1000 बीसी के आसपास पहुंचोगे कि किस में कन्वर्ट हो गई है, एक्सट्रीम एरिडिटी के आसपास हो गई। जैसे एक्सट्रीम एरिडिटी होगी, किस पे स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे, एनवायरमेंट पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। तो दिस एनवायरमेंटल स्ट्रेस फोर्स द फार्मर्स टू अबंडन देयर सेटल्ड लाइफ, और किस तरफ शिफ्ट होंगे, गंगेटिक वैली की तरफ शिफ्ट होंगे। तो एक इलाका जो पहले पूरी तरीके से डेवलप था, धीमे धीमे वहां से लोग क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। दिस इवेंट इज अ क्लियर एग्जांपल हाउ क्लाइमेट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द मोड ऑफ द सबसिस्टेंस इन द एंशिएंट सोसाइटीज। क्या ये आज भी ट्रू है? तो इस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि उस समय ये हुआ था, क्या ये आज भी ट्रू है? क्या आज भी कोई ऐसा एग्जांपल आप देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। द मानसून्स इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल एंड द रिलीजियस लाइफ। इंडिया में कौन सा मानसून आपको देखने को मिलेगा? तो बेसिकली ट्रॉपिकल जो मानसून है वो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। कैसे ये ट्रॉपिकल मानसून इन्फ्लुएंस करेगा इंडिया की सोशल एंड रिलीजियस लाइफ में? ठीक है, आप अगर बुद्ध की कहानी पढ़ोगे तो बुद्ध की कहानी में वो आपको पता लगेगा कि बुद्ध पूरे साल ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन 4 महीने ऐसे हैं जहां पे बुद्ध एक जगह पे रुक जा रहे हैं। क्यों रुक जा रहे हैं? क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रहा है। बारिश का मतलब उस समय क्या आ गया, कौन सा सीजन है, मानसून का सीजन है। देखो, द टेक्स्ट मेंशन दैट द गौतम बुद्धा वाज एनुअली सस्पेंड हिज मिशनरी वर्क फॉर 4 months ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसका मतलब उस समय क्या इंपैक्ट कर रहा है कल्चरल लाइफ को, ये मानसून इंपैक्ट कर रहा है। This practice is known as the Varshavas, was necessity imposed by the climate। तो वर्षावस जो है ये किससे हमको पता लगा? बुद्ध के इस मिशनरी वर्क के स्टॉपेज से हमको पता लगा। और इसी समय आपको देखने को मिलेगा राजगृह, वैशाली और सारस्वती में बुद्ध क्या करेंगे, रुकेंगे और अपने उपदेशों आपको देखने को मिलेगा, उपदेश वहां पे बुद्ध दे रहे हैं। इसके अलावा सोशल और रिलीजियस कैलेंडर भी आपको देखने को मिल रहे हैं, किससे इंपैक्ट होते हुए, मानसून से इंपैक्ट होते हुए। ठीक है, मानसून आप देखोगे कि मानसून के समय में जब बारिश हो रही है तो हिंदुइज्म में उसको, आप हिंदू कैलेंडर अगर आपने देखा है, विक्रम कैलेंडर, तो आप पाओगे कि ये वाला जो मंथ है, सावन का मंथ, एक सेक्रेट मंथ है ना, बड़ा ही पवित्र महीना माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इस समय हमें बारिश मिल रही है, और बारिश इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। और एंशिएंट टाइम में आप समझ सकते हो जब हमारे पास किसकी फैसिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, हम मानसून पे डिपेंडेंट है। तो ये मानसून एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी रिलीजियस और सोशल लाइफ में। ठीक है, दिस शोज दैट हाउ नेचुरल एनवायरनमेंट फैक्टर हैज लास्टिंग इंपैक्ट ऑन इंडियाज सोशियो रिलीजियस कस्टम। ठीक है, नेचुरल हैजार्ड एंड द कैलेमिटीज। बारिश हो रही है, एरिडिटी आ रही है, इसका मतलब डिजास्टर्स आ रहे हैं। डिजास्टर्स ही आप कहोगे,
ज्यादा बारिश हो गई तो फ्लड आपको देखने को मिलेगा, एरिडिटी हो गई तो ड्राउट्स कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं। फेमिन लेड टू द माइग्रेशन ऑफ द सम जैन्स फ्रॉम द मगध टू द साउथ इंडिया इन प्री मॉरियन टाइम्स। तो जब आप पढ़ोगे जैनिज्म के बारे में तो जैनिज्म में मैं आपको बताऊंगा कि कब जैनिज्म नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में पहुंचेगा, तो ये टाइम पता याद रखना, प्री मॉरियन पीरियड में। और क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि इस समय जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, फमाइन जैसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। दिस हाईलाइट्स हाउ लार्ज स्केल नेचुरल डिजास्टर कुड ट्रिगर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन शिफ्ट। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से नेचुरल कैमिटीज या नेचुरल डिजास्टर्स इंपैक्ट कर रहे हैं किस चीज को, पॉपुलेशन की शिफ्टिंग को। एंशिएंट एट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, रिवर्स एंड एज डाइटीज। गंगा इंडिया में सबसे सीक्रेट, और गंगा को नदी नहीं क्या माना जाता है, कोर्ट भी ये मानता है कि गंगा एक पिटिशनर के रूप में मानता है गंगा को, और हम सबके लिए गंगा को आप क्या कहते हो, गंगा माँ कहते हैं हम लोग। तो गंगा को इंडिया के लोगों ने डाइटीज माना, डाइटी माना। यमुना की पूजा करते हैं, नर्मदा की पूजा आप करते हुए देखोगे। तो जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, हमने उनको किससे कंपेयर किया, डाइटीज से कंपेयर किया। In ancient India, rivers were not merely physical feature; they were deeply embedded in the religious and the cultural consciousness. और आज भी आप देखोगे सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, देखो लिखा हुआ है, द ऋग्वेदा depicts सरस्वती as the goddess, a powerful symbol of the fertility and the knowledge. और आप पोस्ट वैदिक एरा में देखोगे तो ये चीज किसको मिल जाएगी, गंगा को मिल जाएगी। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द गंगा रोज प्रोमिनेंस एज द मदर गॉडेस। दिस ट्रेडिशन ऑफ रिवरिंग द गंगा प्रीस्ट टू दिस डे। आज भी नदी को हम क्या मानते हैं, गंगा को स्पेशली माता मानते हैं, पूजा होती है, बहुत सारी आरतियां आप देखने को मिलेगी गंगा के आसपास। फ्रॉम आप चले जाओ ऋषिकेश से लेके और पूरे आपको यूपी में, बिहार में गंगा आरती आपको देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि गंगा को हमने क्या माना है, डाइटी माना है। क्यों, क्योंकि गंगा से ही उस रीजन की क्या है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है। इसके अलावा द रिलीजियस रिवर्सेंस ऑफ द रिवर्स मीन दे वर प्रोटेक्टेड एज सैक्रेड स्पेसेस। ठीक है, हमें उन्हें क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था, बचा के रखना था, ताकि उस एरिया की फर्टिलिटी बनी रहे, वहां से एग्रीकल्चर होता रहे, वहां पे सेटलमेंट बचा रहे। इस वजह से द defecation of the rivers is a key example how ancient people coped with the natural phenomena they could not control by attributing them to higher power। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें, द वर्शिप ऑफ द अर्थ एंड द वाटर। आज भी आप देखोगे कि किसकी, हम धरती माँ की पूजा करते हैं, और किसकी पूजा करते हैं, आपको देखने को मिलेगा जल की पूजा की जाती है। अभी जन्माष्टमी गई, आपको वो कहानी याद होगी, इंद्र और कृष्ण की कहानी। इसका मतलब वाटर को, अर्थ को, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्या माना था कि इन्हीं चीजों से ह्यूमन सेटलमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इनके बिना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इनकी क्या की जाने लगी, वर्शिप की जाने लगी। द हड़प्पन्स फॉर एग्जांपल वर्शिप द अर्थ गॉडेस, द इमेज ऑफ हुम हैज अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ देयर एम्ब्रियो, जिसको हम गॉडेस, फर्टिलिटी की गॉडेस मानते हैं। ठीक है, दिस प्रैक्टिस सजेस्ट अ डीप कनेक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द फर्टिलिटी, deep and the fertility. This reverence of the earth mother, while not always translated into active conservation, was a core belief that the acknowledged nature's life giving power. तो मदर गॉडेस की जब भी बात होती है तो अर्थ आपको वहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेक्रेड ट्रीज जिसकी हमने बात करी, पीपल की बात करी, बेनियन ट्री की हमने बात करी, तुलसी की हमने बात करी। ठीक है, दे वर नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, दे वर ऑल्सो वैल्यूड फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो ये तो यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा था मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स का, तो आपको पता होना चाहिए। द कंडेम्पशन ऑफ द एनिमल स्लॉटर। तो जिस तरीके से हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन में कमी आ रही है, कब, जब हम लोग गैंगेटिक वैली की तरफ आना शुरू हुए तो फ्लोरा एंड फौना कम होना शुरू होगा। अगर उसके बाद भी एनिमल स्लॉटर होगा तो आप पाओगे एनिमल्स बहुत लार्ज अमाउंट में डिक्रीज हो जाएंगे, जो किसको इंपैक्ट करेंगे, फूड चेन को इंपैक्ट करेंगे। तो एनिमल स्लॉटर को क्या करना शुरू किया, कंडेम करना शुरू किया। किसने, गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने क्या करेंगे कि एनिमल स्लॉटर को बंद करो। क्यों, द सुल्तान
The Sutanipat, an early Pali text, was the first text to need to protect the cows. Buddha argued that the cattle provide essential resources like food, vitality, health and the happiness. ठीक है, उस समय काऊ काऊ का स्लॉटर बंद क्यों किया? तो इसी वजह से ये सब चीजें बंद हुई थी। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। Brahmanical texts, in the early Christianic centuries, these texts reinforced the Buddhist teaching, starting that the killing cows would be lead to the dire consequences in the next world. तो काऊ को सैक्रेड एनिमल्स माना गया, एलिफेंट को माना गया। तो इससे क्या हुआ कि जो स्लॉटर जो हो रहे थे, जो मारा जा रहा था जानवरों को, वो बंद हो गए। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। रिलीजन एंड द लॉजिक इन एंशंट एटीट्यूड्स। तो हमने देखा कि भाई एनिमल्स को क्या बना दिया? सेक्रेट बना दिया। क्या इसके पीछे लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है। अगर नहीं बनाते तो स्लॉटर चलता रहता। और एनिमल्स जरूरी थे किस चीज के लिए? बहुत सारे रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करा रहे हैं आपको? एनिमल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे आपको मिल्क चाहिए तो मिल्क कौन प्रोवाइड कराएगा? एनिमल्स प्रोवाइड कराएंगे। आपको पेड़ों से ऑक्सीजन चाहिए तो ऐसे पेड़ों को देखा गया कि जो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग है, जिनके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, उनको क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। तो बिल्कुल किस तरीके से किया जा रहा था? लॉजिक की बेसिस पे ये सब चीजें की जा रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब चीजें रैंडमली चल रही थी। क्या यूपीएससी ने यहां से कोई क्वेश्चन पूछा है? देखो क्या क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू ऋग वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड बिलीफ्स इज और आर करेक्ट? द ऋग वेदा मेंशन द सरस्वती एज अ गॉडेस, बिल्कुल अभी हमने देखा। द अर्ली वैदिक पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द टाइगर एंड राइनोसोरस, क्या अभी तक हमने टाइगर और राइनो की बात की? याद रखिएगा। The principal source of livelihood was agriculture and with cattle rearing being of the secondary importance। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से कि कौन सा सही है। अगर आपने अज्यूम कर लिया तो हम लोग आगे बढ़े, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बिल्कुल आप सब लोगों ने सही देखा कि दे वर नॉट अवेयर ऑफ टाइगर एंड राइनो, ये बात बिल्कुल सही है। और यस, उनके लिए प्राइमरी सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर है। जो कैटल रियरिंग है वो उनका सेकेंडरी सोर्स था। तो ये दोनों बातें कैसी हैं? ये सही बातें हैं कि दे वर नॉट अवेयर ऑफ टाइगर एंड राइनो एंड जो सरस्वती है उसको क्या माना गया था? रिवर गॉडेस के रूप में उसे माना गया था। ठीक है, द ऋग वैदिक cattle rearing was the principal source of the livelihood and with reference agriculture fewer and occur in the late hymns। तो ऋग्वेद क्या मान के चल रहा है? ऋग्वेद ये मान के चल रहा है cattle rearing इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो किसको सेक्रेट बनाया? काऊ को सेक्रेट बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है जो आपको क्या करें? कंफ्यूज करें। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो गए स्टेटमेंट नंबर 3 में। चलिए एक मेंस का क्वेश्चन और देखते हैं और फिर खत्म करते हैं हमारे चैप्टर को। तो मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि कैसे आईवीसी से गैंगेटिक वैली की तरफ शिफ्ट हुए और कब शिफ्ट हुए? आयरन की डिस्कवरी के बाद। तो आयरन किस तरीके से एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कहाँ पे? गैंगेटिक वैली में। तो ये था आज का चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन में और प्रीलिम्स में यूपीएससी यहाँ से घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। तो बात आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको चीजें रिवाइज करते हुए चलना है। अच्छे चैप्टर है आरएस शर्मा साहब की किताब के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन पीडीएफ को आप सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और ऑनलाइन जो पीडीएफ फॉर्म में या हार्ड बुक फॉर्म में जो आपके पास किताब है आरएस शर्मा सर की, उसको आप लगातार पढ़ रहे हैं और आप पाओगे धीमे धीमे एंशिएंट हिस्ट्री पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और यूपीएससी की कोशिश करें आप लोग मेरे साथ साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते हुए चलें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या मेरा फोन नंबर जो आपको पता है या कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर आप मेरे को क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अगर सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।